अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से जो खिताब किया, जिसमें मौलाना ने आइनी बालादस्ती, हालिया अस्करी कानून साजी और फिर अपोजिशन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू की, इसे महज सियासी तकरीर करार नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और आइनी ढांचे पर एक गहरा फिक्री और तज्जियाती हमला तस्वुर किया जा रहा है। अब मौलाना ने अपनी तकरीर में, अपने ख़िताब में किन किन पॉइंट्स पर गुफ्तगू की, ज़रा हम उसका जायज़ा ले लेते हैं। एक तो मौलाना ने पार्लियामेंट के इख्तियारात पर सवाल उठाया। मौलाना ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बात की है कि हमें इस चीज़ में किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है, या हमारा इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है कि फ़ौज के इंतज़ामी फ़ैसलों में या फ़ौज के ओहदों पर जैसे मर्ज़ी आप चीज़ें करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के आइनी इख्तियारात को किसी एक फ़र्द वाहिद के या किसी इदारे की तरफ मुंतकिल करना हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और इस तरह से मौलाना ने ये जो गुफ्तगू की है, और मौलाना ने जो एक तासुर देने की कोशिश की है, वो ये है कि मौलाना ख़ुद को पार्लियामेंट के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश करें, क्योंकि इस वक्त कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इस तरह की किसी भी चीज़ पर एतराज़ कर सके कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि हालिया जो कानून साजी हुई है, उसमें जिस तरह से वज़ीर आज़म और सदर से इख्तियारात लेकर एक इदारे की तरफ मुंतकिल और या एक फ़र्द वाहिद की तरफ मुंतकिल किए गए हैं, उस पर किसी भी सियासी जमात ने किसी भी किस्म की राय का इजहार नहीं किया। सिर्फ मौलाना हैं जो इस मामले पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और मौलाना ये कह रहे हैं कि इस तरह की कानून साजी से वफाकी हुकूमत को और जमहूरियत को नुकसान होगा। मौलाना कह रहे हैं कि इदारे के अंदर आप जैसे मर्ज़ी अपने मामलात को चलाएं, हमारा उसमें ना कोई एतराज़ है, ना एतराज़ हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट से जो इख्तियारात हैं वो आप मत लें। पार्लियामेंट के इख्तियारात पार्लियामान के पास ही रहने दें, इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है वैसे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो मौलाना बात कर रहे हैं, मौलाना ने हार्ड स्टेट के मामले को एड्रेस किया है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। पिछले काफ़ी अरसे से हम यही सुन रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट हैं, हम हार्ड स्टेट हैं, हम हार्ड स्टेट हैं। और हार्ड स्टेट की डेफिनेशन में हमने सियासी वर्कर्स को भी लपेट में लिया, सियासी जमातों को भी लपेट में ले लिया, इवन अवाम भी हार्ड स्टेट की लपेट में आ गए, और बहुत कुछ हार्ड स्टेट के नाम पर पिछले कुछ अरसे में होता रहा है। और फिर हालिया जो प्रेस ब्रीफिंग थी DGISPR साहब की, उसमें उन्होंने बड़े मायूस अंदाज में और बड़े मुझे मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हार्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। तो उन्होंने तो हार्ड स्टेट के तस्वुर की, मतलब कि हम इस वक्त हार्ड स्टेट है, उन्होंने तो नफ़ी कर दी। लेकिन मौलाना कह रहे हैं जी कि आप जो इस वक्त हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, हार्ड स्टेट का मतलब, यानी मौलाना ने वजाहत की हार्ड स्टेट की। मौलाना कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट का मतलब है हद से ज़्यादा सख्त रवैया। और मौलाना ने बहुत तफसील से बताया बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल। और फिर मौलाना ने कहा कि हद से ज़्यादा सख्त रवैये की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुँच रहा है, यानी हार्ड स्टेट जो है वो काम नहीं कर रही, ये मौलाना का कहना है। फिर मौलाना ने नए सूबों के क़याम की भी मुखालफत की, और मौलाना ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि घर में आग लगी हुई है और आप नए सूबे बांट रहे हैं। यानी मौलाना ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया कि इस वक्त
آپ ملک کے دیگر معاملات پر فوکس کریں. ملک میں اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں اس وقت جو بحران ہے، ملک میں اس وقت جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، ملک میں اس وقت جو گورننس کے مسائل ہیں، ان کو حل کریں. نئے صوبوں کی طرف مت جائیں. نئے صوبوں سے آپ کچھ اور نئی چیزیں، کچھ اور نئے بحران پیدا کر لیں گے. یہ مولانا کا موقف ہے. پھر مولانا نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن بینچز کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جو کہ بالکل بجائے. میں اس معاملے میں مولانا کو فیور کرتی ہوں کہ اپوزیشن بینچز کی جو کارکردگی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے تھی اس موجودہ سیٹ اپ میں، وہ بالکل بھی نہیں ہے. مولانا نے ایک تو واک آؤٹ کے کلچر پہ سوال اٹھایا کہ آپ تو ایسا کر کے حکومت کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اور وہ جو قانون سازی اس نے کرنی ہوتی ہے وہ آرام سے کر لیتی ہے. تو یہ ایک مولانا نے بڑی صائب بات کی. اور پھر مولانا نے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا. اور اس سلسلے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن الائنس فارم تو ہوا ہے، اور اب کچھ صحافی اس کے بارے میں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن الائنس جو فارم ہوا ہے وہ صرف اور صرف پارلیمان کے اندر کی حکمت عملی تک ہوگا. یعنی مولانا اس میں صرف پارلیمان کی حد تک ہی شامل ہوں گے. پارلیمان کے اندر حکومت کو سخت آپ کہہ لیں بلکہ ٹف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو. اور حکومت یہ جو مختلف قسم کی قانون سازیاں اکثر و بیشتر لاتی رہتی ہے، اس معاملے پر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اور بھی معاملات جہاں جہاں حکومت کو ٹف ٹائم دینا اپوزیشن کو مقصود ہوتا ہے، ان تمام معاملات پر یہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ مل کر پارلیمنٹ میں کام کرے گا. اب کچھ لوگوں کا اس پر یہ بھی موقف ہے کہ کچھ صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پارلیمان کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے کہ مل کر چلیں گے، بلکہ پارلیمان کے باہر یعنی میدان میں، یعنی آپ کہہ لیں سڑکوں پر اگر اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ آتا ہے تو اس میں مولانا بھی شامل ہوں گے. اور مولانا کے اسٹریٹ پاور کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ اپوزیشن اتحاد جس میں ٹی ٹی اے پی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، اگر مولانا بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تو یقیناً ایک بڑی ٹف سچویشن ہو جائے گی اس حکومت کے لیے. لیکن یہ ابھی میرا یہ خیال ہے کہ بعید القیاس ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جس پر تھوڑی سی اگر ہم روشنی ڈالیں کہ مطلب جسے میں نے جب سنا تو میں نہیں سمجھ سکی کہ اس کا دوسرا پہلو کیا ہو سکتا ہے. مثلاً یہ کہ شفیع جان صاحب نے گزشتہ روز دنیا نیوز پر سمر عباس صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ ہم کے پی میں اگلا الیکشن مولانا کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اس معاملے میں مشاورت بھی ہو رہی ہے اور تحریری معاہدہ بھی ہوگا. تحریک انصاف اور جے یو آئی فے، ان دونوں جماعتوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. کافی عرصے سے ایک دوسرے کے قریب آنے کی، آپس میں رنجشیں مٹانے کی، آپس میں تلخیاں بھلانے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہنوز دلی دور است. ابھی بہت ٹائم لگے گا ان دونوں جماعتوں کو قریب آنے میں اور وہ تلخیاں بھلانے میں جو عرصہ دراز سے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ابھی اس میں بہت وقت ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا جی، پھر حامد میر صاحب ایک نیا دعویٰ کر رہے ہیں. حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایسا قدم اٹھائیں گے کہ وہ اپوزیشن کیمپ میں ہو سکتا ہے چلے جائیں. اور ڈیفینیٹلی جب بلاول ایسا کریں گے، کیونکہ نئے صوبوں کے معاملے پر ہم پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف تو دیکھ رہے ہیں، لیکن حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلاول کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی ڈیفینیٹلی. اور حامد میر صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں.
मैं इसे भी हजम नहीं कर सकी इस बात को भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हो सकता है ये एक दबाव बढ़ाने के लिए कोई स्टेटमेंट हो, या फिर क्योंकि डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की वजह से इस वक्त ये हुकूमत जो है वो कायम है। अगर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ छोड़ देती है तो ये हुकूमत तो गिर जाएगी। तो ये दबाव बढ़ाने के लिए महज एक बयान हो सकता है, लेकिन मैं इसे ऐसे एज्यूम नहीं कर सकती कि पीपल्स पार्टी सच में ऐसा कर जाएगी। करेगी तो देखा जाएगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि मौलाना ये तल्ख बयानात क्यों दे रहे हैं, मौलाना ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मुझे जहन में आता है वो ये कि मौलाना सिर्फ रेलेवेंस हासिल करने के लिए शायद ये सब कर रहे हों, अपनी जमात की पोजीशन मौजूदा सियासी सूरत हाल में मजबूत करने के लिए शायद ये सब कर रहे हों। इसके पीछे और क्या हो सकता है ये मौलाना ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब का भी अभी सोशल मीडिया पर मैं कुछ क्लिप्स देख रही थी, उनका कोई इंटरव्यू चल रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि ज्वाइंट अपोजिशन की बात मौलाना आज कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ कि कोई ज्वाइंट अलायंस अपोजिशन का बन रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये बातें तो मौलाना पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा 26वीं और 27वीं तरमीम आने से पहले भी बड़ी मुलाकातें हो रही थी मौलाना की, तहरीक इंसाफ की, और मौलाना बार बार यही बात करते थे कि हम आपके साथ हैं पार्लियामान में, हम आपके साथ हैं पार्लियामान में। लेकिन फिर जब 26वीं और 27वीं तरमीम की बारी आई तो मौलाना ने जाके वोट कर दिया। तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये लगता है कि मौलाना कभी भी किसी अवामी तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लियामान के अंदर भी मौलाना सिर्फ बातों की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं, जब भी तरमीम की बारी आती है तो मौलाना जाके वोट दे देते हैं।